लास्ट क्लास में पावर कराया था ना, एवरेज पावर, वर्क डन बाय टाइम टेकन, instantaneous power is power at the particular moment of time. It is force into velocity. Unit is watt, kilowatt, or joule per second. And there's another unit which is called horsepower, which is 746 watts. So another unit of power is HP, and HP is 746. 1 HP is 746 watts. पी एवरेज में टोटल वर्क डन को टाइम से डिवाइड करोगे, टोटल टाइम टेकन से। इंस्टेंटेनियस पावर में फोर्स इंटू वेलोसिटी करोगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज दिस अ मास प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस 20 kg. You apply a force which is 100 Newton, say for 8 seconds. Question is, find average power during first 8 seconds and the instantaneous power at average power in 8 seconds. First part of the question. Second part of the question is P instantaneous at t is equal to 4 seconds and t is equal to 8 seconds. करो। Average power निकालना है। Initially it's been given that mass is at rest and there's no friction. Okay? There is no friction. Initially the mass is at rest. सर पी इंस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू क्या लिखा हुआ है? Force into velocity. ओके It is force into velocity. Unit of watt, kilowatt, joule per second. इस सारी SI units हैं. And another unit is horsepower, which is 1 HP is 746 watt, or P average 0.746 kilowatt. तो वही कॉन्सेप्ट, पहले एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन आने के बाद वेलोसिटी आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एंड यू कैन आंसर इट। देखो कितना एक्सेलरेशन आ रहा है। So what is acceleration? Acceleration would be force by mass. नेट फोर्स 100 दे रखा है हमें। मास कितना है? 25 मीटर पर सेकंड। So the acceleration is 5 meter per second square. So what will be displacement?
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना आएगा, यू तो जीरो था, हाफ ए इज 5, टी इज 8। डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, निकालो कितना आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। 1/2 इंटू 5 इंटू 64। So 160. 160 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल पता लग गया, 160 मीटर। तो वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 100, डिस्प्लेसमेंट है 160, तो वर्क डन आ गया हमारा 1600 जूल। अब वर्क डन आने के बाद क्या करोगे, एवरेज पावर इज वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो एवरेज पावर कैसे आएगा, वर्क डन 16000 डिवाइड बाय टाइम टेकन कितना था, 8। तो एवरेज पावर आ गया 2000 वॉट और 2 किलोवाट। So that is the average power. अब इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए यू नीड टू नो व्हाट इज द वेलोसिटी आल्सो। हमें, हाँ, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो नाउ यू कैन फाइंड वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। क्या यूज करोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी हो जाएगा निकालना है हमें u0 a5 टाइम 4। तो वेलोसिटी होगा 20 मीटर पर सेकेंड। सो इंस्टेंटेनियस पावर एट 4 सेकेंड कितना आएगा, instantaneous power at 4 second would be force which is 100 into 20, that is 2000, 2 किलोवाट। जबकि 8 सेकंड के एंड में कैसे निकालोगे, 8 सेकंड्स के एंड में वेलोसिटी निकालो पहले, v at the end of 8 seconds v equal to u plus at। वेलोसिटी हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो p इंस्टेंटेनियस वुड बी फोर्स 100 हो गया 4000। So that is instantaneous power at the end of 4 seconds. बुक में से एक क्वेश्चन करो ये वाला, एग्जाम्पल नंबर 30, वर्क पार एनर्जी का। क्वेश्चन 30, पेज नंबर 218। एग्जाम्पल 30, पेज 218 करो यहाँ। एफिशिएंसी ऑलवेज आउटपुट बाय इनपुट होती है, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज आउटपुट बाय इनपुट।
क्वेश्चन समझ में आ रहा है? किसी भी सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है, इट इज ऑलवेज आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100. दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम. जब भी तुम्हें किसी सिस्टम की एफिशिएंसी निकालनी है, इट इज ऑलवेज आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100. ये होता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पंप क्या कर रहा है? पंप इज लिफ्टिंग वाटर टू अ हाइट 30 मीटर अबव द ग्राउंड, है ना? और वॉल्यूम ऑफ द टैंक भी दे रखा है. वॉल्यूम ऑफ टैंक दे रखा है, कितना पानी तुम्हें फिल करना है, तो उसका मास निकाल सकते हैं. मास इज ऑलवेज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो पहले तो तुम मास दो वाटर निकाल लो, कितना मास हमें वो पानी का ऊपर लिफ्ट करना है. तो वो कैसे आएगा? वॉल्यूम हमें मीटर क्यूब में देगा. डेंसिटी इन ऐसा यूनिट कितना होता है? 1000. तो मास इज 50,000 kg. इतना वाटर तुम्हें लिफ्ट करके उस हाइट पे ले जाना है. तो इस वाटर को तुम ग्राउंड से लिफ्ट करके ऊपर हाइट पे ले जाओगे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा. एंड दैट वर्क डन यू कैन फाइंड आउट. एंड whatever work has been done, that's basically the energy. So that is the output. इतना हमें आउटपुट मिल रहा है, तो दैट विल बी आउटपुट. और इनपुट क्या होगा? इनपुट वुड बी द इलेक्ट्रिसिटी. बिकॉज जो भी पंप है वो किस पे वर्क कर रहा है? वो इलेक्ट्रिक एनर्जी पे वर्क कर रहा है. सो इफिशियंसी कितना दे रहेगा? 30%. आउट, हाँ 60. एनसीईआरटी के क्वेश्चन में 30 दे रखा है, तो सिमिलर सा क्वेश्चन है. तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? आउटपुट हमें मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ पावर विच इज वर्क डन बाय टाइम टेकन. ठीक है, टी क्या है यहाँ पे? टाइम टेकन. टाइम कितना दे रखा है अपने को? कितना टाइम में पानी को लिफ्ट करना है? 10 मिनट्स. तो मिनट में टाइम दे रखा है, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो. 600 सेकेंड में पानी को लिफ्ट करना. दिस इज द आउटपुट. जो हमें वर्क डन करना पड़ा है बाय द हेल्प, विद द हेल्प ऑफ पंप, दैट इज आउटपुट. इनपुट इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम पी इनपुट ले लेते हैं इनटू 100. पी इनपुट क्या है? द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड बाय द पंप, वो इनपुट है. तो अब हमें पी इनपुट निकालना है. mgh बाई टाइम 60 यहाँ पे आ जाएगा इनटू 100. m कितना है? m है 50,000. g 10 दे रखा है. हाइट 30 मीटर. बस आ गया आंसर. टाइम 600 है. पूरा सॉल्व कर लो, देखो क्या आंसर आ रहा है. तो 25,000 इंटू 5, 25,000 इंटू 5/3 हो गया. 125,000/3. ये इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए. और 125/3 किलोवाट. हाँ, तो इतनी इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चाहिए. So this is the end of work power energy. इसमें से कोलिजन आएगा, वर्क पावर एनर्जी की डेरिवेशन आएगा, वेरिएबल फोर्स पे न्यूमेरिक, वेरिएबल फोर्स का जो वर्क डन पे न्यूमेरिकल आ सकता है, कंसेप्चुअल आ सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे, कंजर्वेशन एनर्जी प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आएगा. ये सारे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है.
rotational motion. नाउ नेक्स्ट वीक मंडे तो तुम्हारी राखी है, तो राखी में छुट्टी रहेगी, और जो उसके बाद वेडनेसडे है ना, उस दिन मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो क्लास नहीं होगी। तो वो वाली हम क्लास क्या करेंगे, फिर जो वेडनेसडे हमारी क्लास है ना, उसको थोड़ा लंबा कर लेंगे। विल टेक ए लॉन्गर क्लास, 2 hour क्लास, एंड इफ नीड बी देन विल गिव सम एक्स्ट्रा क्लास ऑल्सो। सो कमिंग वीक मंडे राखी की वजह से छुट्टी होगी, और जो वेडनेसडे उस दिन क्लास नहीं होगी, लेकिन उसके बाद जो वेडनेसडे आएगा उसमें हम लंबी क्लास रखेंगे। I mean, 2, 3 Wednesday will have longer classes, so we can finish course. Now, अब तक तुमने जो मोशन पढ़ा था वो था ट्रांसलेटरी मोशन। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेशन। देन यू ऑल्सो स्टडीड सर्कुलर मोशन, जैसे मोशन ऑफ ए फैन। ये जो इसका एक्सिस है वो फिक्स्ड है, ये कहलाता है सर्कुलर मोशन। लेकिन इज इट पॉसिबल जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेशन मोशन भी हो और सर्कुलर मोशन भी हो, वो रोटेट भी करे, जैसे फैन है। फैन तो माउंट होता है, फिक्स्ड होता है, वो उसका एक्सेस फिक्स्ड होता है, वो रोटेट करता रहता है। टायर ऑफ अ व्हीकल। यस, कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसलेट कर रहा है, वो ट्रांसलेटिव मोशन हो गया। लेकिन इन दोनों को अगर तुम ऐड कर दो, तो दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड रिजिड बॉडी मोशन। अगर हम दोनों मोशन को क्लब कर देंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड रिजिड बॉडी मोशन। जैसे कि किसी ट्रक का, कार का, बाइसिकल का व्हील है, वो मूव कर रहा है। सपोज दिस पॉइंट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, और ये व्हील ऐसे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके बाद ये रोटेट कर रहा है, यहाँ पे ये था एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो नॉर्मल रोटेशन मोशन में ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था वो फिक्स था, उसी फिक्स्ड पे वो घूम रहा था। लेकिन इस मोशन में क्या हो रहा है, इस मोशन में वो एक्सिस भी आगे जा रहा है, ये जो एक्सिस है व्हील का ये भी आगे जा रहा है। दिस इज मूविंग फॉरवर्ड विद सम वेलोसिटी, एट द सेम टाइम वो घूम भी रहा है। तो ये है रिजिड बॉडी मोशन। तो रिजिड बॉडी मोशन में ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। जैसे कि आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आफ्टर सम टाइम जो बी पॉइंट अभी यहाँ पर है वो यहाँ पे आ जाएगा, टच हो जाएगा। सी पॉइंट जो टॉप में था वो यहाँ आ गया, डी पॉइंट यहाँ पे आ गया, और ए पॉइंट यहाँ पे आ गया। जो इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था ग्राउंड के साथ, वो शिफ्ट हो गया। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम अगेन सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, ए होगा, सॉरी, ए, एंड दिस वुड बी बी। एंड आफ्टर सम टाइम
हेलो, एम आई ऑडिबल Yes, नाउ? sir. Yes, sir. ओके, लिखो रिजिड रिजिड बॉडी की डेफिनेशन लिखो। तो संडे 25th लॉज ऑफ मोशन प्लस वर्क पाई एनर्जी का तुम्हारा टेस्ट होगा, लिख लेना। भव्या, यस भव्या सर। क्या सो गई तुम? नहीं सर। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। रिजिड बॉडी, द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ रिजिड बॉडी। अब तक जो हमने डिस्कशन किया था वो सारा था पार्टिकल, ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस चैप्टर में विल टॉक अबाउट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, लार्ज बॉडीज। सपोज जैसे कि एक चेयर है, इसे रिजिड बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी है ये, ठीक है। एक सपोज 3 मासेस हैं, उनको हमने मासलेस रॉड से ज्वाइन कर दिया, इट इज अ रिजिड बॉडी, इट इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी बॉडी जिसका डायमेंशन हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, सो दैट इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। वेर एज ये सारे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हैं। दिस इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अगर मैं 4 मासेस को मासलेस रॉड से ऐड ज्वाइन कर दूं, ये भी एग्जाम्पल है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मासेस हैं वो पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। द मासेस आर कॉन्सेंट्रेटेड ए पॉइंट, इसमें भी इसमें भी। तो ये जो दो मैंने पहले केस बनाए, 2 डायग्राम बनाए, ये कहलाता है डिस्क्रीट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या डिस्क्रीट रिजिड बॉडी। मतलब मास हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मास पॉइंट्स पे कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट इज डिस्क्रीट रिजिड बॉडी। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, in case of a chair, mass is distributed everywhere. If I take a triangular plate, if I take a triangular plate, again, mass is distributed everywhere. It has a dimension also. If I take a sphere, mass is distributed everywhere. So these are an example of continuous rigid bodies. Continuous rigid body. So continuous rigid body में mass will be distributed everywhere in the entire body. Whereas discrete rigid body में mass is concentrated at points. डायग्राम बना लो एक बार। बन गया? Sir, हाँ, sir एक बार definition बोल दो हाँ, rigid body. लिखो। a rigid body a rigid body is that body
which does not get deformed, which does not get deformed even if a very large force is applied on it. A rigid body is that body which does not get deformed even if a very large force is applied on it. आगे लिखो, ideally there is no rigid body. Ideally there is no rigid body because when a large force is applied, every body, every object gets deformed. When a very large force is applied, every object gets deformed. तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है, बट जनरली when you don't apply very large force, then we can consider these objects to be rigid. The only thing, ये जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना, ये दो टाइप के हैं. एक तो वो जिसमें कि मास कॉन्सेंट्रेटेड है, एक पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे. इवन इफ यू हैव 2 point masses connected by a rod, it is also a rigid body, but a discrete body because masses are concentrated at points. Whereas continuous rigid body में mass is uniformly distributed everywhere. It could be a cube, it could be a sphere, it could be a cylinder. All those are one minute. ठीक है. तो ये है डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी. आगे बढ़ते हैं अब. सपोज यू टेक ए स्केल जो कि वुड का बना हुआ है, मान लो. इसकी लेंथ सपोज है 100 सेंटीमीटर और ये यूनिफॉर्म है, मतलब इसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है हर जगह. अब मुझे एक बात बताओ, इसको तुम किस पॉइंट से सस्पेंड करोगे सो दैट इट रिमेन्स हॉरिजॉन्टल? ठीक है, माय क्वेश्चन टू यू इज, एक स्केल यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, दूसरा स्केल इस तरह से बना हुआ है, आधा पार्ट उसका स्टील का है, आधा पार्ट वुड का है. तीसरा स्केल यूनिफॉर्म नहीं है बट सेम मटेरियल का बना हुआ थ्रू आउट. ये 3 मैंने रॉड्स में दे दी हैं. मुझे तुम्हें ये बताना है कि हमें किस पॉइंट से इनको सस्पेंड करें सो दैट दिस रॉड रिमेन्स हॉरिजॉन्टल. दिस इज रॉड नंबर ए जो कि यूनिफॉर्मली थिक है एवरीवेयर. दिस इज स्केल नंबर 2 विच इज हाफ वुड हाफ स्टील, एंड दिस इज अनदर मटेरियल जो कि एक साइड से थिन है, एक साइड से थिक है. तो जरा इमेजिन करो किस पॉइंट से तुम इसको सस्पेंड करोगे ताकि ऑन सस्पेंशन इट रिमेन्स हॉरिजॉन्टल. ए में बताओ, यहां से सस्पेंड करूं या यहां से या यहां से? I'll mark 3 points, A, B और C. किस पॉइंट से सस्पेंड करें ताकि ये रॉड हॉरिजॉन्टल रहे? बताना जरा. सर मिडिल पॉइंट से, मिडिल पॉइंट से. क्योंकि उसका सारा मास वहां पर कंसंट्रेटेड है. तो you have to suspend it from the middle point.
है ना? We have to do it from middle point so that it won't be, it'll remain horizontal. Second में बताओ. सर जो ज्यादा भारी होगा उस साइड से, हम्म स्टील और वुड में से जो ज्यादा भारी होगा उस साइड से। देखो सोचो. स्टील साइड ज्यादा भारी है तो हमें ए से सस्पेंड करें या बी से या सी से? ठीक है सर। सी से अगर करोगे तो हो सकता है ये रॉड हॉरिजॉन्टल रहे, है ना? सिमिलरली थर्ड वाले केस में क्या होना चाहिए? ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी. ठीक। अगेन सी. तो कॉमन सेंस के लिए हमें पता लग जाता है कि भाई कहाँ से रॉड को सस्पेंड करें ताकि ये हॉरिजॉन्टल रहे. एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी. बिकॉज ऑब्जेक्ट, जो अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है ना, जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो वहां पे सेंटर ऑफ मास की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. लेकिन जब भी यू हैव कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट लार्ज ऑब्जेक्ट्स, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, देयर इज अ टर्म कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. उसको हम डिफाइन करते हैं. There's a term called center of mass. What is center of mass? Center of mass is an imaginary point inside or outside the body, because it's not necessary कि जो center of mass है वो body के inside ही हो. Suppose you have a L shape object, तो इसका जो center of mass होगा वो यहाँ पे कहीं होगा. तो center of mass of an object is a point inside or outside a body where total mass of the body is assumed to be concentrated. तो अब हम सेंटर ऑफ मास डिफाइन कर रहे हैं. लिखो. सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास of a rigid body, center of mass of a rigid body is an imaginary point, is an imaginary point inside or outside the body, inside or outside the body, where total mass of the body, where total mass of the body is assumed to be concentrated. क्या लिखा? अनन्या क्या लिखा तुमने? Center of mass of a rigid body is an imaginary point inside or outside the body where total mass of the body is assumed to be concentrated. राइट. तो ये है सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन, जो कि 1 मार्क का स्टेटमेंट आएगा. इसका डेरिवेशन भी 3 मार्क का आएगा, जो मैं बाद में करा दूंगा तुम्हें. अभी हम इसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं. अगर सपोज कोई बॉडी 2 पार्टिकल बॉडी है, मतलब एक रिजिड बॉडी है जो कि 2 पॉइंट मास को लेके बनी है. देखो जरा, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूं. एक पॉइंट मास ये है, दूसरा पॉइंट मास ये है, and these 2 point masses are joined by some massless rod. इसको बोलते हैं 2 पार्टिकल सिस्टम और 2 पार्टिकल बॉडी. तो फॉर 2 पार्टिकल बॉडी, जिससे कि सपोज के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2. इसको अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूं तो ये वेक्टर है सपोज r1 वेक्टर, और इसको ओरिजिन से मैं ज्वाइन करूं तो ये है r2 वेक्टर. इधर डायग्राम बनाओ एक बार.
A rigid body consists of two particles of masses m1 and m2. इसका मास m1 है, इसका मास m2 है. सो जो r1 वेक्टर है वो है x1 i, y1 j, z1 k. r2 वेक्टर है, it is x2 i, y2 j, z2 k. r1 r2 are the position vector of 2 point masses from origin. ये 3 dimensional coordinate system है. और सपोज इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे कहीं सिचुएटेड है. दिस इज सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्ससीएम, वाईसीएम एंड जेडसीएम. सेंटर ऑफ मास हैज कोऑर्डिनेट्स एक्ससीएम, वाईसीएम, जेडसीएम. और अगर हम इसको ओरिजिन से ज्वाइन करें, जो ये वेक्टर है वो है आरसीएम. दिस वेक्टर इज आरसीएम. और आरसीएम का फॉर्मूला क्या होगा? एक्ससीएम इंटू आई कैप, YCM into J cap, ZCM into K cap. तो टू पार्टिकल सिस्टम जो दो मासेस का बना हुआ है m1 m2 का, उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2. और इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास है यहाँ सिचुएटेड, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्ससीएम, वाईसीएम, जेडसीएम. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, RCM is given by m1 r1, m2 r2. डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है. फॉर ए टू पार्टिकल सिस्टम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास. RCM vector is m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2. अगर हम r1, r2 और RCM तीनों को सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, देखो फिर क्या होता है. डू दैट. RCM की जगह आई कैन राइट XCM I, YCM J, ZCM K. लेफ्ट साइड. राइट साइड में R1 को मैंने रिप्लेस किया x1 I, y1 j, z1 k. और फिर R2 को रिप्लेस किया x2 I, y2 j, z2 k होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. लिखो इतना एक बार. हमने RCM वाले फॉर्मूले में RCM, R1 और R2 दोनों को, तीनों को रिप्लेस कर दिया. अब नेक्स्ट स्टेप में तुम राइट साइड को ओपन करो और देखो क्या हो रहा है. m1 x1 I, m2 x2 I. मैंने क्या किया, जो I वाली टर्म थी ना वो इकट्ठी लिख ली. मैंने ओपन इट तो I वाली दो टर्म होगी, मैंने उनको इकट्ठा लिख लिया. फिर m1 y1 j, m2 y2 j वाली टर्म इकट्ठी लिख ली. और फिर m1 z1 k, सारी यूनिट वेक्टर्स हैं. m2 z2 k, इनको मैंने इकट्ठा लिख लिया एंड होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2 आ गया.
I have opened the brackets. I की टर्म इकट्ठी, y j की टर्म इकट्ठी, k की टर्म इकट्ठी. अब हम क्या करेंगे? We'll compare the terms on the left hand side of I with I, j with j and k with k. तो राइट साइड में क्या था हमारे पास? xcm I, ycm j, zcm k. When I compare this term with this term, तो क्या आएगा? xcm आ जाएगा m1 x1 m2 x2 by m1 plus m2. ये एक फॉर्मूला तुम्हारा आ गया. पहला जो फॉर्मूला था वो वेक्टर के फॉर्म में था. ये दिस इज इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर. r1 m1 का पोजीशन वेक्टर है, r2 m2 का पोजीशन वेक्टर है, rcm सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है. ये कोऑर्डिनेट्स के टर्म में आंसर आ रहा है. ycm कितना आएगा? ycm आएगा j वाला, m1 y1 m2 y2 by m1 plus m2. ये हमारा ycm आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. एंड देन z कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? k वाले कोएफिशिएंट दोनों साइड में कंपेयर कर लो. zcm इज m1 z1 m2 z2 by m1 plus m2. तो ये हैं तुम्हारे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स. तो अगर हमें मासेस के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो हम सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. अगर हम एक्सीएम वाईसीएम जेडसीएम पता है तो हम आरसीएम भी लिख सकते हैं. दिस वाज द फॉर्मूला फॉर center of mass of two particle system. Center of mass of two particle system. ये जो फॉर्मूला है दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू n पार्टिकल सिस्टम ऑल्सो. ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना अभी, ये है 2 पार्टिकल के लिए. तो 2 पार्टिकल की जगह m 3 पार्टिकल भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं. तो दिस फॉर्मूला कैन बी एक्सटेंडेड टू n पार्टिकल्स ऑल्सो. n पार्टिकल का फॉर्मूला क्या हुआ? ये लिख लिया? अनन्या लिख लिया? हेलो? यस सर सर, बस एक लास्ट वाला लिख. हाँ लिखो फिर. आज क्या हुआ स्कूल में? सर एफिशिएंसी तक थोड़ा सा समझा दो. एफिशिएंसी ऑफ? एफिशिएंसी आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100 वाला उधर अच्छा तक करा दो. अच्छा, पावर वाला. Yes. ओके. सो एन पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या होगा फॉर्मूला? आरसीएम इज इक्वल टू m1 r1 m2 r2 डैश डैश mn rn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टिल mn. ये हो जाएगा. और xcm कितना हो जाएगा? m1 x1 m2 x2 डैश 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 mn xn बाय सारे मासेस का सम m1 प्लस m2 टिल mn. Similarly, you can write YCM also. M1 Y1 M2 Y2 dash dash Mn Yn by M1 plus M2 till Mn. The center of mass of n particle system.
Similarly for ZCM also. Generally 99% Z यूज नहीं होगा, दो ही कोऑर्डिनेट में दोबारा काम चल जाएगा. So generally you come across bodies which are two-dimensional. M1 plus M2 till Mn. So this is the formula for तीन पार्टिकल है, तीन पार्टिकल का यूज करो, टू है तो टू का यूज कर लो एंड सो ऑन. अब जितने भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? दोज ऑब्जेक्ट विच हैव सिमेट्री, लाइक उनका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनका डायमेंशन यूनिफॉर्मली द सेम है. जैसे कि एक स्फीयर है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके सेंटर पे होगा. ज्योमेट्रिकल सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा. व्हाट इज ज्योमेट्रिकल सेंटर? ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब है ज्योमेट्रिकली जो उसका मिड पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल सेंटर. जैसे थिन रॉड है, यूनिफॉर्म थिन रॉड, उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही उसका सेंटर ऑफ मास है. तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में ज्योमेट्रिकल सेंटर कोइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ मास. जैसे क्यूब है तो क्यूब का जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा. ठीक है. जैसे कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में क्या करेंगे? ट्रायंगल में मीडियंस बना लेंगे. मीडियंस का मतलब दिस इक्वल टू 10, एक और मीडियन बनाओ दिस इक्वल टू 10, एक और मीडियन बनाओ दिस इक्वल टू 10. तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल में जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या हुआ? इट इज बेसिकली, मैथ्स में किया है तुम लोगों ने, सेंट्रोइड. सेंट्रोइड ही सेंटर ऑफ मास होगा. सेंट्रोइड ही सेंटर ऑफ मास होगा. जैसे कोई सिलेंडर है, सिलेंडर भी ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक है, तो इसमें भी जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा ना वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा. जितने ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल हैं उनका सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोथ कोइंसाइड. In symmetrical objects, center of mass and center of gravity, center of mass and geometrical center. Geometrical center क्या है? Dimensionally जो mid point है body का वो. In symmetrical bodies, objects, geometrical center and center of mass coincides. लेकिन तुमने देखा कि अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरह से बना हुआ है तो सिमेट्रिकल नहीं है, तो उसका सेंटर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर तो बीच में था यहाँ पे जीसी, लेकिन सेंटर ऑफ मास का इधर शिफ्ट हो गया था. तो जो अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करता. फॉर ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट सिमेट्रिकल, देयर geometrical center and center of mass will not coincide. अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके. Suppose there's an equilateral triangle of side 2 meter. In fact, तीन masses है हमारे पास. 4 kg, इसको m1 ले लो. 6 kg, take this as m2, and 2 kg, take this as m3. There are three masses, point masses. These are connected by three massless rods as shown in figure.
and this is forming a rigid body. क्वेश्चन ये है कि इसका हमें सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है. Locate the center of mass taking 2 kg mass as origin. Locate center of mass taking 2 kg mass as origin. मतलब इसको मैं x एक्सिस ले लेता हूं और इसको y एक्सिस ले लेता हूं और इसको मैंने origin बना दिया. बना लो. कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा. या तो तुम्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया होगा क्वेश्चन में, या तुम अपने अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो. कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से बनाया जाएगा ताकि मैक्सिमम मासेस का जो कोऑर्डिनेट्स उसमें जीरो आ जाए. तो मैंने 6 kg मास और 2 kg मास को एक्स एक्सिस पे ले लिया. अब इन सब के तीनों मासेस के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या क्या है. क्या है कोऑर्डिनेट्स बताना. जो मास यहां पर है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3, और दैट विल बी 0 0, है ना. जो मास यहां पर है उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए. ये m2 है ना, x2 y2, लेकिन x2 कितना होगा 2, और x एक्सिस से y कितना होता है 0. लिख लो ये सारा. 4 kg का कोऑर्डिनेट कौन बताएगा. इट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल. जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा. ये कितना हो जाएगा 1. मतलब x1 y1 विल बी 1. y कैसे आएगा. 4 kg मास का y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे भव्या. सर वाई पाइथागोरस लगा लो. ये y है, ये y1 है. इस राइट ट्रायंगल में यूज पाइथागोरस. सर ये तो रूट में आएगा. आने दो, क्या हो गया. तो ये जाएगा 1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर. तो y1 कितना हो गया √3. तो ये कोऑर्डिनेट आ गया √3. यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को. हमने तीनों मासेस के कोऑर्डिनेट निकाल लिए. तीनों मासेस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए. m1 का x1 y1 वो ओरिजिन पर है 0 0. m2 का x2 y2 जो कि 2 0 हो गया. और 4 kg का 1 √3 पाइथागोरस यूज करके. अब कैसे निकालोगे एक्सीएम. 3 पार्टिकल सिस्टम ले लो. m1 x1, m2 x2, m3 x3. use this and tell me the answer. एक्सीएम निकालो, वाईसीएम में निकालो. इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज डाल दो. 3 बॉडीज हैं, 3 पार्टिकल्स हैं इस रिजिड बॉडी में. तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं. एक्सीएम भी निकालो, वाईसीएम भी निकालो.
सर 1.3 आ रहा है। ठीक है, और YCM? M1 कितना है? 2 kg, 2 × 0। M2 कितना है? 4 kg। 4। M2 तो ये 6, ये वाला M2 लिया ना मैंने। सर M1 तो फिर ऊपर है 4 kg 1। अच्छा, M1 4 था ना फिर। M1 था 4, 4 × 1। M2 is 6 × 2। M3 is 2 × 0 by 4 plus 6 plus 2. 16/12। 16/12। 12। 1.3। 1.33 मीटर्स ले, है ना? हम्म। Y कोऑर्डिनेट निकालो सिमिलरली। सर √3/2 आ रहा है। ओके, √3/3 सॉरी। तो M1 तो वापस वही हो गया 2, 2 × 0, देन 6 × 0, देन 4 × √3 डिवाइड बाय 12, है ना? √3/3, 1/√3 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास इन द सिस्टम जो है, अगर उसका पोजीशन वेक्टर पूछा होता तो क्या होता? RCM विल बी XCM। XCM हमारा आ रहा है 1.33, 1.33 I प्लस ये आ रहा है 1/√3 J। ओके, तो आ ही नहीं रहा, 2 डायमेंशन है, तो इसके ये RCM हो जाता। वैसे अगर देखा जाए तो 1.33 यहाँ पे कहीं आ रहा है, 1/√3 यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब ये हुआ कि अगर पूरा का पूरा मास इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होगा, देन इफेक्ट ऑफ द एंटायर एक्सटेंडेड बॉडी और ए पॉइंट ऑब्जेक्ट विल बी द सेम। अगर हम पूरा का पूरा मास, तो सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी वो पॉइंट है जहां पे वी कैन अज्यूम द टोटल मास टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो अगर 12 kg मास पूरा का पूरा इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, सो दिस सिस्टम एंड दिस सिस्टम वुड बी इक्विवेलेंट। ये इसका मतलब है, राइट? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। सपोज यू हैव a 4 particle body. This is 3 meter. This is 4 meter. 1 kg, 2 kg, 4 kg. इसको 10 ले लेते हैं. And this is 8 kg. 4 discrete masses हैं जो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है. And the question is, take origin at 10 kg mass. First part. Second part, take origin as 2 kg mass and find coordinate of the system, center of mass. Origin at 10 kg. Second part में origin at 2 kg. सेम सिस्टम में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग अलग कर दिया और हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है. ट्राई करो, खुद से कर लो अपने आप से. इस बार 4 पार्टिकल सिस्टम लग जाएगा. दिस टाइम इट इज 4 पार्टिकल सिस्टम.
M1, M2, M3, M4, 0, 0. This would be 4, 0. इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं बताना? 4 kg के 4 kg कोऑर्डिनेट्स बताओ। 4,3 सर। 4,3 x4 होगा, y3 होगा। इसके क्या होंगे? 0,3। राइट, सॉल्व करो। फाइंड XCM, YCM एंड RCM। फर्स्ट पार्ट। सर XCM 1 मीटर आ गया और YCM 1.5 मीटर। ओके, वन मीटर। YCM निकालो। 1.5 मीटर। है 36/24। उसका RCM कितना हो गया? आई RCM, कैप प्लस 3/2 जे कैप। ये इसका RCM आ गया। अब इसको अगर मैं लोकेट करूं सेंटर ऑफ मास को यहाँ पे, तो कहाँ पे नजर आएगा तुम्हें? XCM तो 1 सेंटीमीटर है, सर और 10 के पास आएगा। यहाँ पे कहीं होगा ये। 1,1.5 है ना? 1,1.5, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसका RCM है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करो। इसका ओरिजिन शिफ्ट हो गया। अब ओरिजिन हैज बीन शिफ्टेड, तो इस बार ओरिजिन यहाँ पे लेके दोबारा सॉल्व करो उसको। ओरिजिन शिफ्ट करने से क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे सारे। अब जब तुम ओरिजिन को यहाँ लोगे, तो तुम्हारे सारे कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। अब ये ओरिजिन हो गया। अब सर 3 आई कैप प्लस 1.5 जे कैप। लेट्स सी, नेगेटिव नहीं आ रहा? नहीं सर।
ओके, अब जरा देखो, इसका तो 0 0 हो गया। 4 kg का कितना हो जाएगा? 0,3। इसका 8 का कितना हो जाएगा? -4,3। 10 kg का कितना हो जाएगा? -4, और हम 4, हम स्क्वायर को भी तो ओरिजिन की तरफ शिफ्ट करके वो कर सकते हैं कि इसे ऑपोजिट कर दिया तो वो मतलब पॉजिटिव में चला जाएगा, 8 kg 10 kg। नहीं 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 नहीं, 2 kg यहाँ पर है। बॉडी तो इस तरह से है ना, बॉडी को रिवर्स थोड़ी कर रहे हैं, हमें ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हैं। जो सिस्टम दे रखा है उसको एज इट इज रखना है, ओरिजिन को इधर शिफ्ट कर दिया, इसलिए कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव आ गया अब। अच्छा ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट को वैसे का वैसे रखना है, ओरिजिन यहाँ कर दिया, बिकॉज ओरिजिन तुम कहीं भी ले सकते हो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा वो डिफरेंट आ सकता है, लेकिन पोजीशन सेम आएगी सेंटर ऑफ मास की। अब देखो एक्सीएम कितना आ रहा है इस बार। एक्सीएम आएगा 2 × 0, 4 × 0, 8 × -3 एंड 10 × हाँ -4 डिवाइड बाय 24। कितना हो गया ये? -40 -72/24, दैट इज -3 मीटर। एक्सीएम -3 मीटर आ रहा है। एक्सीएम -3 मीटर का मतलब है तुम ओरिजिन से -3 मीटर इधर जाओगे, ओरिजिन से 3 मीटर इधर जाओगे लेफ्ट। वो सेम आ गया। वो यहाँ से पहले कितना था? 1 मीटर। वो पहले 10 kg से 1 मीटर राइट में था, अब वो इधर आ गया। और वाईसीएम तुम्हारा एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। वाईसीएम क्या आएगा? 2 × 0, 10 × 0, 8 × 3, 4 × 3। वाईसीएम तुम्हारा एग्जैक्टली सेम आ रहा है। मतलब यहां से 3 मीटर इधर और 1 मीटर ऊपर। तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये है -3, 1.5। मतलब कोऑर्डिनेट्स तो शिफ्ट हो गए, लेकिन उसकी जो लोकेशन है बॉडी में वो वही है। द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स अनचेंज्ड। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वही है। तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ भी चूज कर लें, यहां से 3 मीटर का मतलब है यहां से 1 मीटर, बात वही है। ओके, तो idea was to prove that even if we keep shifting the origin, position of the actual center of mass will remain unchanged. कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करने से आरसीएम का कोऑर्डिनेट तो चेंज हो गया, लेकिन उसकी जो लोकेशन थी, उसकी जो पोजीशन थी, वो वही की वही है। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. कई बार क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट में ना कई सारे ऑब्जेक्ट कंबाइंड होते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, इफ आई टेक some L shape strip like this, so I can consider this strip as made up of 3 parts: number 1, number 2, number 3। और तीनों जो पार्ट हैं वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो इन तीनों का अपना अपना सेंटर मास कहाँ पे होगा? इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। तो हालांकि ये मेटालिक स्ट्रिप है, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, बट आई कैन कंसिडर दिस एज 3 पॉइंट मासेस। इसका पॉइंट मास यहाँ ले लिया मैंने, इसका यहाँ ले लिया, इसका यहाँ ले लिया, देन आई कैन सॉल्व एंड गेट द आंसर। जैसे मान लो ये डायमेंशन 3 है, ये डायमेंशन 1 है, ये डायमेंशन भी 1 है, और ये डायमेंशन मान लो 2 है। एंड दिस इज यूनिफॉर्मली थिक ऑब्जेक्ट जिसका डेंसिटी मान लो d है।
डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट एरिया ले लो, ठीक है, एरिया डेंसिटी यू कैन से। तो अगर अब क्वेश्चन आता है कि लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, तो कैसे करोगे? तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक सुटेबल वो ले लो, ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, ताकि मैक्सिमम पॉइंट तुम्हारे जीरो हो जाए। इसको मैंने ओरिजिन मान लिया। अब मैं इसको तीन, आई टेक इट दिस इज थ्री पार्टिकल सिस्टम, ये मास m1, ये मास m2, ये मास m3, और डी मैंने ले ली डेंसिटी विच इज मास पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम वाला नहीं ले रहा मैं, मास पर यूनिट एरिया मैंने ले लिया। अब m1 m2 m3 कैसे निकालोगे तुम? m1 आएगा एरिया ऑफ द स्ट्रिप, रेक्टेंगल है ये, है ना, इनटू द डेंसिटी। इसका एरिया कितना होगा बताना मुझे। एरिया हो जाएगा 1 into 3, डेंसिटी होगी डी, उसका मास हो गया 3d। दूसरा मास m2 है, ये वाला, ये स्क्वायर है 1/1 का, है ना, ये 1 है और ये भी 1 है, तो इसका एरिया हो गया 1 into 1, डेंसिटी हो गई डी, इसका आ गया मास डी। m3 का मास कैसे निकालोगे? m3 का एरिया हो जाएगा 2 into 1, डेंसिटी डी, 2d हो गया। तीनों के मासेस डी के टर्म में आ गए। अब वापस वही कहानी जो तुमने पहले करी थी। अब मुझे जरा बताओ, m2 का तो ओरिजिन हो गया, m1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कैन यू टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m1? ये ओरिजिन है, m1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है? ये 3 है ना पूरा का पूरा, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे होगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया? 1.5, 3 का आधा। ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 1, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 0.5। तो O से लेकर m1 का डिस्टेंस कितना हो गया? 1.5 प्लस 0.5 दैट इज 2। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना हो जाएगा? 2,0। अब इसी तरह से सोच के मेरे को बताओ, m3 का कोऑर्डिनेट बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ m3 बताओ। m3 वाली जो स्ट्रिप है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? हम्म, सोच समझ के बताओ। ये एग्जाम्पल 6.3 कर लेना, एनसीईआरटी का होमवर्क। भव्य तुम्हें करना है ये, कम से कम करना ही है। यस सर। एग्जाम्पल 6.3 कर लेना ओके। होमवर्क की तरह, ठीक है। अच्छा, तो ये जो डायमेंशन है 2 है, तो इसका आधा कितना हो गया? 1। तो ये कितना है यहाँ से यहाँ तक? 0.5। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा? 0,1.5। उसके बाद तुम एक्सीएम वाईसीएम निकाल सकते हो, कर लो सॉल्व। एक्सीएम कितना आएगा? m1 into 0,
m2 कितना है d, m2 का कोऑर्डिनेट है 2, m3 कितना है 2d, m3 का x कोऑर्डिनेट कितना है 0, डिवाइड बाय टोटल मास 3d प्लस d प्लस 2d, क्या आंसर आ गया 2d बाय 6d 1/3, एक्सीएम 1/3 आ गया, वाईसीएम निकालो सिमिलरली। कितना आ रहा है वाईसीएम, हाफ आ रहा है, m1 3d इंटू 0 हो गया, m2 m2 कितना था d इंटू 0 हो गया, m3 2d इंटू 1.5 हो गया, डिवाइड बाय 6d, सो 3d बाय 6d 1/2, Yes, sir. तो इसका सेंटर मास आ गया। तो एनसीईआरटी का तुम कर लेना, एग्जाम्पल 6.3, भव्या तुम्हारे तो एग्जाम में आ ही रहा है, खैर ये Sir, भव्या चली गई। हाँ चली गई, ओके। Yes, sir. और मेरी वाले बुक के 1 to 7 कर लेना, Okay, sir. ठीक है। एंडिंग द क्लास, सी यू टुमारो। Bye.